Good morning, students. I hope you all have seen my previous videos which I have been uploaded. तो बेटा उसमें हमने क्या किया था कि ग्रामर पोर्शन कवर किया था. एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मैं बहुत जल्दी इस बार आपका रीडिंग सेक्शन भी जो है वो उसके भी वीडियोस आपको देंगे. तो बेटा आज रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रहेंशन हो गया और पोएम हो गई और उसके बाद आपकी प्रेसी हो गई और बाकी इसमें जो है वो पोएम है, लिखना है और स्टोरीज है. तो ये जो मेन चीज़ है मैं इसको करवा दे रहा हूँ आप लोगों को. और आप लोग देखिए, ये मेरा जो है वो राइटिंग सेक्शन का वीडियो है. मैं राइटिंग सेक्शन का आई हैव डिसाइडेड टू रिलीज माई राइटिंग सेक्शन वीडियो ऑल्सो. तो जो भी वीडियोस मैंने आपको दिया वो आपके ग्रामर पोर्शन के थे, लेकिन ये जो वीडियो होगा वो आपका रीडिंग सेक्शन का होगा. रीडिंग सेक्शन में आपका कॉम्प्रहेंशन और पोएट्री होती है. तो इस बार पोएट्री जो आई थी वो बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है और ये पोएट्री जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था. बेटा सरोजिनी नायडू की ये इंडियन वीवर है. आई जस्ट रिकॉल माई डेज, यू नो, when I was in class 8, so my sir taught this beautiful poem and I still remember this poem. और fortunately ये poem आपके पेपर में आ गई. तो इसके बाद बेटा मैं और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस बार पोएट्री के काफ़ी वीडियोस अपलोड करूँगा. आप लोग देखिएगा. पोएट्री जो है वो आपके बेटा RMS में भी आती है और आपके रिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 मार्क्स लेके आती है. तो उसमें हम कवर करेंगे आपके फिगर ऑफ स्पीच और पोएट्री के जितने भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पोएट्री को इमेजिन करवाऊंगा. तो ये पोएम है इंडियन वीवर्स. इस पोएम में बेटा ये कहा गया है, सरोजिनी नायडू आप जानते हो बेटा फर्स्ट गवर्नर थी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की. और इन्होंने when she was just 12 years old she started writing poetry. इन्होंने एक ये बहुत खूबसूरत पोएम लिखी गई है, इन्होंने लिखा है इंडियन वीवर्स के बारे में. तो इसमें ये दिखाया गया है कि तीनों स्टेज, तीनों आदमी के जो तीनों स्टेज होते हैं, चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज, वो तीनों को इसमें सरोजिनी नायडू इस पोएम के माध्यम से she has written all the 3 stages of human lives. So let's get started. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a bluebird wild, we weave the robes of a newborn child. बेटा ये फर्स्ट स्टेंजा है. इस स्टेंजा में सरोजिनी नायडू जी ये क्वेश्चन पूछती हैं इंडियन वीवर से. वो पूछती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे का मतलब इन द मॉर्निंग टाइम. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. तभी जो पोएट्स हैं वो पूछते हैं इंडियन वीवर से कि आप सुबह सुबह आप लोग क्या कर रहे हैं. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. गे मींस चीयरफुल, मतलब आप लोग इतने खुश होके, इतने चीयरफुल होके सुबह सुबह आप लोग क्या कर रहे हैं. तो इंडियन वीवर्स जवाब दे रहे हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ अ ब्लू बर्ड वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. इसका मतलब ये हुआ, इंडियन वीवर्स कह रहे हैं कि हम लोग सुबह सुबह नवजात शिशु के लिए, इन्फेंट के लिए
न्यूबॉर्न जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, हम लोग उसके लिए कपड़ा बुन रहे हैं। रॉब्स मीन्स क्लॉथ्स, रॉब्स मीन्स क्लॉथ्स, और न्यूबॉर्न मीन्स इन्फेंट, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, इन्फेंट उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो पोएट्स पूछते हैं कि आप लोग इतने सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? तो वीवर्स का जवाब होता है कि हम लोग इन्फेंट के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। तो एक्चुअली बेसिकली क्या दिखाया गया है कि ये फर्स्ट स्टेंजा है, इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट्स जो है ये बताना चाहते हैं आदमी की चाइल्डहुड के बारे में, आदमी के बचपना के बारे में पहले स्टेज में। फिर क्वेश्चन पूछती हैं, फिर पोएट्स को क्वेश्चन करती हैं, we were swimming at fall of night, why do we garments so bright? Like the plumes of a peacock, purple or green, we weave the marriage veils of a queen. फिर पोएट्स पूछती हैं, plumes means बेटा feather और veils means covering face of women, औरतों का जो घूंघट होता है उसको वेल्स पढ़ते हैं। तो पोएट्स पूछती हैं कि आप लोग शाम को, फॉल ऑफ नाइट मतलब ट्विलाइट, डस्क जिसको हम बोलते हैं संध्या, शाम आने के जो शाम होती है उसको हम लोग बोलते हैं डस्क और ट्विलाइट। तो बोल रही है, पोएट्स कह रही हैं कि आप लोग शाम को क्या कर रहे हैं? वाई डू वी गारमेंट सो ब्राइट? वो पूछ रहे हैं कि आप लोग शाम को क्या कर रहे हैं? Why do we garments so bright? उन्होंने कहा, इंडियन वीवर्स कह रहे हैं कि like the plumes of a peacock, purple or green, we weave the marriage veils of a queen. हम लोग शाम को एक नई दुल्हन के लिए, एक शहजादी के लिए हम लोग घूंघट का कपड़ा बुन रहे हैं। और लास्ट स्टेंजा है, तो इस स्टेंजा में पोएट्स ये बताना चाहती हैं कि आदमी के एडल्टहुड, जब उसका एडल्टहुड आता है तो उस लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद लास्ट स्टेंजा है, we were swimming solemn and still, what do you weave in moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। इस बार थोड़ा वीवर्स जो है जो बहुत खामोश है, बहुत सोलम मीन्स सीरियस, स्टिल मीन्स शांत है, और चिल मीन्स कोल्ड। तो पोएट्स पूछती हैं कि आप लोग इस चांदनी रात में इतना सीरियस होके, इतना खामोश होके क्या कर रहे हो? तो वीवर्स का जवाब होता है कि white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Shroud means covering cloth of dead body, कफन, और funeral means क्रिमेशन, अंतिम संस्कार जो किया जाता है आदमी का, उसको हम फ्यूनरल बोलते हैं। तो इस बार वीवर्स बहुत गंभीर, बहुत खामोश होकर जवाब देते हैं कि हम लोग इस चांदनी रात में, इस दूधिया जो रोशनी है, हम लोग उसमें एक मृत आदमी के कफन का कपड़ा बुन रहे हैं। हम लोग एक मरे हुए आदमी के अंतिम संस्कार का कफन बुन रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं। तो इस तरह से पोएट्स जो है वो सरोजिनी नायडू वो आदमी के तीनों स्टेज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो लास्ट स्टेंजा में उन्होंने ये बताया है कि डेथ को बताया है कि अल्टीमेटली जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो डेथ है। तो बचपन से स्टार्ट किए हैं उन्होंने, और अंत में उन्होंने जो है आदमी की डेथ तक को पूरा उन्होंने इस छोटी सी पोएम में उन्होंने पूरा कंपोज किया। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। और अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आपको इस बार तो फिगर ऑफ स्पीच नहीं आता, नहीं तो फिगर ऑफ स्पीच प्यारे बच्चों आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वीवर्स वीवी। यहाँ पे देखिए दो अक्षर रिपीट हुआ है, वर्ड रिपीट नहीं हुआ, नहीं तो रिपीटेशन होता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो अक्षरों का रिपीटेशन हो रहा है, देयरफॉर एलिटरेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रेक ऑफ द डायरेक्ट कंपैरिजन है,
इसलिए यहाँ पे ये मेटाफर है। और गारमेंट शो के यहाँ पे एलिटरेशन है, जी और गे, यहाँ पे भी एलिटरेशन है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्लू एज द विंग ऑफ अ ब्लू बर्ड वाइल्ड, यहाँ पे इन्होंने ब्लू बर्ड की कंपैरिजन किया, सिमली ब्लू बर्ड का उदाहरण दिया है, यहाँ पे सिमली है। उसके बाद फिर आपका आता है एक और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, वो है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन इज पोएटिस बार बार क्वेश्चन पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो, तो जवाब मिल रहा है कि हम न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए कपड़ा बुन रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो बताया जा रहा है कि मैं शहजादी के घूंघट का कपड़ा बुन रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो बताया जा रहा है कि हम डेड बॉडी के फ्यूनरल के लिए एक कफन बुन रहे हैं। तो इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में आया था, और वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। What do the weavers weave in the early morning? अर्ली मॉर्निंग में वीवर्स क्या बुन रहे हैं, तो बुन रहे हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए क्लॉथ्स। ठीक है, the weavers are weaving a clothes for newborn child। फिर इसमें भरना है द प्लेस होल्डर इज पर्पल एंड ग्रीन कलर। पर्पल और ग्रीन कलर में क्या बोल रहे हैं, वेल्स, VEILS। वेल्स मीन्स घूंघट। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है whom does the poet address in the poem? तो the poet address Indian weavers in the poem। पोएट पोएटिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको एड्रेस कर रही है, डायरेक्ट एड्रेस कर रही है इंडियन वीवर्स को। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इन द चिली मूनलाइट। सो चिली मूनलाइट में क्या हो रहा है बेटा, चिली मूनलाइट में ये लोग कहां पे है, ये लोग in the chilly moonlight the Indian weavers are weaving clothes for a dead man's, and that is shroud। dead man के लिए वो एक कफन का कपड़ा बुन रहे हैं। what happens in the chilly moonlight? in the chilly moonlight आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, the Indian weavers are weaving a funeral clothes for a dead man in chilly moonlight। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 स्टेज ऑफ लाइफ मेंशन इन द पोएम आर। 3 स्टेज कौन कौन सी मेंशन है, तो पहला है बर्थ, और दूसरा है एडल्टहुड, और तीसरा है डेथ। ये 3 चीज को बताया जा रहा है इसमें, और इस तरह से आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है पैसेज। आप लोगों को पैसेज भी बेटा इस बार तो काफी अच्छा आया था, और उन्होंने आपको हर एंगल से चेक किया है। देखने में तो क्वेश्चन इजी है, बट इजी है नहीं, वो पूरा का पूरा आपका माइंड यूज करना पड़ेगा और बहुत बारीकी से। जैसे ये कॉम्प्रहेंशन आया है, ये कॉम्प्रहेंशन है, ये पैसेज है इट इज सेड दैट देयर इज नो मैन इन द वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज प्रॉब्लम डिफाइंड इन द ओपिनियन ऑफ ए कॉमन मैन। तो ये जगह है, यहां से क्वेश्चन है इन द ओपिनियन ऑफ ए कॉमन मैन। क्वेश्चन से ही आंसर ले लीजिए, इन द ओपिनियन ऑफ ए कॉमन मैन a problem can be anything that disturbs his equilibrium because it prevents him from achieving something that he wants। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। तो इसमें इसका भी आंसर आप इसमें से निकाल सकते हो, वी कैन गेट रीड ऑफ मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ बाय मैनेजिंग आवर टाइम वेल और respecting our elders and show kindness to others and love the nature। ये आंसर है इसका, आप लोग मैच कर लीजिएगा।
फिर बोल रहे हैं कि वन एग्जाम्पल ईच ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम एंड ग्लोबल प्रॉब्लम। तो बेटा पर्सनल प्रॉब्लम क्या है और ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग एल्स, इसमें लिखा भी है साफ साफ, अ पर्सनल प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग। जैसे ये है इसमें ये क्वेश्चन है, आंसर है, अ पर्सनल प्रॉब्लम कैन बी व्हेन अ स्टूडेंट फेल टू फाइंड हिज पेंसिल एंड इफ समबडी टॉक्स इल ऑफ अस इन आवर एब्सेंस। ये तो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी है, इफ एनी प्राइम मिनिस्टर फेल टू मैनेज, ये वाली लाइन है बेटा इसमें, if the prime minister of the country cannot find a solution to overcome the pandemic, that means that has a problem. So ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी देश के अगर प्राइम मिनिस्टर पैंडेमिक को ओवरकम करने में फेल हो रहे हैं तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला है कि व्हाट इज योर कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम्स आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द पैसेज। तो आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द पैसेज अ प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग एल्स, इट ऑलवेज ब्रिंग अ सॉल्यूशन to a person and it is a challenge and the problem can teach you many more things। और ये पैसेज में दिया गया है इसमें, ठीक है, the problems or situations or opportunities for them to test themselves, they strongly believe that these opportunities teach them many lessons of life and eventually help them become better version of themselves। तो आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे आया था। क्वेश्चन है which of the following is not true according to the passage। पहला है common man dislike problems। Which of the following is not true according to the passage। पैसे के हिसाब से कौन सा सही नहीं है? A common man dislike problem, नहीं। A common man can solve many of his problems, some people like to have problem, problems are not helpful at all, yes that's correct। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सिचुएशन एडवर्स आती है तो कोई ना कोई वो हेल्प जरूर करती है। तो इसलिए आप इसको problems are not helpful at all, problems are not helpful at all, इसी पर टिक मारना है। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन पैसेज। तो पहला है आइडियल। इसमें बेटा एक वर्ड है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो वर्ड है हंकी डोरी। हंकी डोरी का मतलब होता है, हंकी डोरी का मतलब होता है एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, जो उसी को बोलते हैं हंकी डोरी। और एक इसमें है यूटोपियन वर्ड। यूटोपियन वर्ड का मतलब होता है जो आदमी कल्पना में जिए, यूटोपियन वर्ड, इमेजिनरी लाइफ, यूटोपियन वर्ड। और तो इसमें पूछा जा रहा है कि आइडियल का मतलब इसमें पूछ रहा है। तो हंकी डोरी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट वर्ड है हंकी डोरी। और दूसरा है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट, तो कॉम्प्लिकेट मीन्स किसी चीज को कॉम्प्लिकेट कर देना, जटिल कर देना। इसका जो मैच वर्ड है वो है कंपाउंड।
ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और नेक्स्ट है फाइंड द फ्रेज फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस, फ्रेज पता करना है। तो पहला है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट की मीनिंग क्या होगी? व्हेन यू आर फोकस्ड, व्हेन यू आर एब्जॉर्ब्ड इन। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड इन जो है वो इसका फ्रेज है सही सर। और दूसरा है देयर इज नो प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम, और देयर इज नो प्रॉब्लम का मतलब होता है जो कोई समस्या नहीं हो, अर्थात आप अगर आप बेटर हैं, हर चीज अच्छे से करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये एक फ्रेज है बेटर, बिकम बेटर वर्जन, बिकम बेटर वर्जन। अगर आप बेटर वर्जन हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये रहा इसके फ्रेज, और ये काफी मुश्किल काम था, इस पैसेज से ढूंढ के निकालना कोई आसान काम नहीं था। अब एक को और मैं बता दे रहा हूं, वो है प्रेसी। प्रेसी बहुत बढ़िया आया है। प्रेसी में इन्होंने क्या करना है बेटा, इसको समराइज करना है, समरी इसकी लिखना है। जैसे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, दे आर यूजुअली कैटेगराइज्ड एज गुड, नॉटी एंड वीक। Good students are characterized by intelligence, obedience, punctuality, and modesty. Naughty students are quite problematic. They may be intelligent, but they disturb the class by causing distraction both for the teacher as well as the child. इस पैसेज में कहा जा रहा है कि बेटा there are two kinds of students. One who are very good at their study, one who are very punctual, very obedient, very modest, whereas some of them are naughty. So they can create problem for their fellows. They can be problematic. They might steal their stationeries like pen, pencil, books and all that. But it does not mean that they are not intelligent. They are also intelligent, but they disturb, they create problems for the other one, right? They create problem for other one, and they can, that's why naughty students are problematic. But it doesn't mean that they are not intelligent. And some students are weak at class. Weak student means, that means they are not performing well in exams. They don't perform well in exams. They are not getting good marks in exam. So we can say that they are weak students. And the reason behind this, the reason behind the weakness of these students is that because the main problem is on their foundation. They did not get proper foundation and did not take care by their parents and teachers. So that is why we can say them are weak students, right? So it is given in this précis, the lack of confidence, the lack of motivation, the lack of proper guidance leads to student as a weak student. So it is now the responsibility of both the parents and the teacher to motivate them, to mentor them, to find out the real cause behind the weakness of these students. So we can make them a good student by motivation, guidance, by teaching, and wherever they feel any problem, we just clarify their doubts, and they might be good student also. So this is the summary of this précis. So you will find very good things in this video. And earlier I have uploaded 2 videos, and in upcoming days, I will keep on uploading many more videos on various topics. So don't forget to watch and subscribe my videos.
So keep watching and subscribing. So that's it for about this paper, and I will see you very soon. Bye bye.